हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई फिजिक्स। यहाँ पर में हम देखेंगे डायनामिक्स का सेकंड नंबर, लेक्चर नंबर सेकंड। और लेक्चर नंबर सेकंड में न्यूटन्स लॉस के बारे में, जैसे कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने फोर्स के बारे में बताया था आपको, वैसे लेक्चर नंबर सेकंड में मैं न्यूटन्स के लॉस के बारे में बोलूँ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रिमेन्स एट द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का, कायनात का, कोई अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसे कि पेन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं अगर टेबल पर मैं रखता हूं तो ये हमेशा टेबल पे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा जब तक कि इसे हाथ न लगाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। ओके, तो ये हमेशा वैसे ही रहेगा। मैं 10 दिन के बाद आकर देखता हूं तो ये टेबल पर ही रखा हुआ रहेगा, या 10 साल के बाद भी अगर देखते हैं, या फिर इस पेन को हम थ्रो कर देते हैं तो ये हमेशा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि रीजन ये है, यहां पर में एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बात एक्सटर्नल फोर्स की चल रही है। अगर मैं इस पेन को थ्रो कर दूं ना, ये कुछ टाइम चलने के बाद नीचे गिर जाएगा, हमें मालूम है। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यही बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रिमेन्स एट द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन। इस ब्रह्मांड का कोई भी ऑब्जेक्ट एक तो रुका रहेगा या फिर मोशन में रहेगा कंटिन्यूअसली। कब तक? जब तक उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक। मतलब ये हुआ, डेफिनेशन ये बनी, उसका स्टेटमेंट ये बना कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रिमेन्स एट द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ओके, तो ये बोला था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। अब बात आती है कि यहां पर इसका स्टेटमेंट से हमें कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती है जो मोशन के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, एवरी ऑब्जेक्ट remains at rest or uniform motion। कब तक? unless an external unbalance force acts on it। ठीक है, जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है ना, तब तक की वो बॉडी तो रुकी रहेगी या मोशन में रहेगी। इसको समझते हैं, देखो किस तरह से इसकी कुछ चीजें आती है। अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं, एवरी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, इसका मतलब उसके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल या नेट फोर्स बोल सकते हैं उसे, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी। उस बॉडी के ऊपर में कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। नेट फोर्स में मतलब पूरा कुल मिलाकर के फोर्स। An object remains at rest, there is no net force act on a body. If body or object is in uniform motion, अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, देन देयर इज, अब क्या होगा? देयर इज नो एक्सटर्नल या नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, एक तो बॉडी रुकी रही तो समझो उसके ऊपर में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, या बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, याद रखना, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी उसके ऊपर में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। थर्ड नंबर पे, इफ देयर इज unbalanced force
if there is unbalanced force act on body then what will happen? there is non-uniform motion in बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी के अंदर तब आता है जब बॉडी के अंदर में अनबैलेंस फोर्स लगता है। ठीक है, समझ में आया? पहली बात, पहले नंबर का पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जैसी चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर में भी कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। अगर कोई बॉडी के ऊपर में अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट, तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये एक लेक्चर में बताया था इसकी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में, मैं उसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। When the body covers unequal distance in equal interval of time, then there is a non-uniform motion. ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहां पर याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये सब कुछ एक इनर्शिया से रिलेट करता है, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर्शिया लॉ, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? ओके, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैं अब हम देखने वाले हैं, देखो आपको ये जो मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की मैंने बताया था कुछ पॉइंट्स वो समझ में आया होगा, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या बोलता है इनर्शिया के बारे में? देखिए, इनर्शिया ये होता है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट विच इज एक्ट्स एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर में एक्ट होता है तो उस बॉडी एक तो रेस्ट में रहेगी तो मोशन में आ जाएगी, या मोशन में होगी तो रेस्ट में आ जाएगी। उस इनएबिलिटी को हम कहते हैं इनर्शिया, या हमारी भाषा में इसको अगर हम समझे तो इनर्शिया बॉडी की उस प्रॉपर्टी का नाम है। इनर्शिया बॉडी की उस प्रॉपर्टी का नाम है, अगर बॉडी रुकना चाहेगी तो उसे रुकने नहीं देगा, चलना चाहेगी तो उसे चलने नहीं देगा, मतलब उसके मोशन के चेंज को अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया क्या करता है, किसी भी बॉडी के मोशन के चेंज को अपोज करता है, मोशन को चेंज नहीं, मोशन को अपोज नहीं, मोशन के चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। क्लियर हुआ? द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट अंडर द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, किसी एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स के अंदर। क्लियर कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किसी बॉडी का चेंज अगर हो रहा है ना मोशन का, तो उस चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रुकी है तो उसे बोलेगा कि ठहरा रहे, चल मत। अगर कोई बॉडी चल रही है कंटिन्यूअसली तो उसे रुकने नहीं देगा। जैसे कोई बंदा दौड़ रहा है ना तेजी से, तो अगर वो दौड़ रहा है तो अब मान लो कि एक एथलीट है, वो रनिंग मतलब कर रहा है और विनिंग पोल पर आने के बाद जो रिबिन वगैरह लगी रहती है ना, तो वहां पर आने के बाद जब वो विन हो जाता है तभी वो रुक नहीं जाता, ब्रेक नहीं कर लेता, आगे 2-4 कदम डालता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी जबकि फोर्स लगाना बंद कर दिया उसने। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसने इनर्शिया गेन कर चुका है। दैट्स व्हाई ही कांट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ। क्लियर? समझ में आया होगा? या फिर अगर कोई बॉडी रुकी है तो उसे रुकने ही देगा, चलने नहीं देगा। जैसे कि अगर किसी व्हीकल पर आप बैठो, किसी बाइक पर बैठ जाओ, ठीक है, पीछे बैठे हो, समझो कोई सामने कोई बंदा है, आप अपने बैठे हो नॉर्मल रिलैक्स पोजिशन में, उसने क्या किया, जस्ट गाड़ी को एकदम से एक्सीलेटर दे करके क्लच छोड़ दिया, मतलब तेजी से आगे झटका मार के ले गया, सडनली आगे लिया, मोशन नहीं ले गया। आप उस जगह पर जब बैठे हो ना तो आपको झटका लगता है ऐसा, इस टाइप से पीछे। तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्या रीजन है उसका? क्योंकि आपकी बॉडी का जो इनर्शिया वो बोल रहा है कि तू ठहरा रहे, आगे मत जा। लेकिन बॉडी तो, जो व्हीकल जिस पर आप बैठे हो तो आगे जाएगा। अब बस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो इस, ठीक है, बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इनर्शिया समझ में आया होगा। इनर्शिया बॉडी के कोई किसी भी मोशन के चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको चेंज नहीं होने देगा, जब बॉडी रुकी है तो उसको चलने नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर?
अब इनर्शिया की भी ना प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक्चुअली, इनर्शिया द इनएबिलिटी of body, the inability of body to change of its state of rest or uniform motion unless an external force acts on, ठीक है, ये इनर्शिया हो गया, इनर्शिया की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम? अब देखते हैं इनर्शिया के टाइप्स, कि इनर्शिया की कितनी टाइप्स है। हमारी भाषा में कहे तो हम कहते हैं इनर्शिया की कितनी प्रजातियां हैं। इनर्शिया की कितनी प्रजातियां हैं? कहां पर? अमेज़न के जंगल में। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इनर्शिया की ना 3 प्रजातियां पाई जाती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड में इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड नंबर पे है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 चीजें हैं। मतलब रेस्ट मतलब क्या है? जब बॉडी रुकी है, जैसे कि आप किसी व्हीकल के अंदर बैठे हो, किसी बस में बैठे हो, तो उसमें पैसेंजर जो होते हैं ना, जब बस ना जब चलती है एकदम से सडनली जब चलती है, तो जो पैसेंजर्स है वो बैकवर्ड फीलिंग महसूस करते हैं, बैकवर्ड होते हैं, पीछे की साइड में धक्का खाते हैं। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि बस तो आगे चलेगी, आप नॉर्मली बैठे थे, जब आप नॉर्मली बैठे थे तो आप रेस्ट में थे, लेकिन आपकी जो फिट है वो कांटेक्ट में है बस के साथ में, तो बस लोअर पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द बस। तो जैसी बस आगे चलेगी आप बैकवर्ड की तरफ में मूव करोगे। और लॉ ऑफ मोशन सेम उसका उल्टा एग्जांपल, बस अगर चल रही थी, ब्रेक किया उसने, जैसे उसने ब्रेक किया, आपकी बॉडी मोशन में है अभी, लेकिन आपकी जो फीट है, आपके जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, वो बस के कांटेक्ट में, लेकिन बस तो रुक गई ना, बस रुक गई तो आपका लोअर पोर्शन भी रुक गया और आपका अपर पोर्शन वो आगे चला गया क्योंकि वो मोशन में था ऑलरेडी। तो लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हमें कार या फिर 4 व्हीलर से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बस में बैठे हो, बस ने टर्न किया किसी रोड के ऊपर में, बस ने टर्न किया किसी रोड के ऊपर में, तो आप बाहर आउटवर्ड की तरफ में पुलिंग फील करते हैं, बाहर की तरफ में झुकाव फील करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यस, ठीक है, ये 3 प्रजातियां हैं मोशन इनर्शिया की। अब इनर्शिया में और मास में क्या रिलेशन है, क्या फर्क है? ठीक है, इनर्शिया और मास में देखो, ध्यान दो इधर। मास जो होता है ना बच्चों, मास एंड इनर्शिया, इसको हम ऐसा बोले तो चलेगा क्या? इनर्शिया एंड मास बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक सेम कॉइन के 2 साइड है। अगर मास ज्यादा है ना तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे कि समझो, आप किसी फुटबॉल को किक करते हो और किसी आयरन बॉल को किक करते हो, लोहे के बॉल को किक करते हो। एक आयरन बॉल को किक करना है और एक फुटबॉल को किक करना है, सेम साइज है, सेम वेलोसिटी, सेम फोर्स लगाना है दोनों तरफ। जब सेम फोर्स लगा रहे हो एक फुटबॉल को और एक आयरन बॉल को, सेम फोर्स लगा रहे हो, तो ज्यादा दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक के कौन सा बॉल जाएगा? फुटबॉल जाएगा या आयरन बॉल जाएगा? डेफिनेटली फुटबॉल जाएगा, आयरन बॉल तो जा रही नहीं है, पैर थोड़ी जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो यहां पर जो फुटबॉल जो जा रहा है ना दूर तक, वैसा क्यों गया? क्योंकि उसका मास कम है। अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है। तो यहाँ, और यहां पर में मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, क्योंकि वो रुका है तो इनर्शिया ज्यादा लगेगा। मतलब वो इनर्शिया मतलब क्या होता है? अपोज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है, रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है चेंज को। तो रेजिस्टेंस कहां पर ज्यादा लगेगा? मोशन को चेंज करने के लिए कौन अपोज ज्यादा कर रहा है? आयरन का बॉल या फुटबॉल? डेफिनेटली आयरन का बॉल। या अपोज ज्यादा कर रहा है मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उतनी वेलोसिटी लाने के लिए।
क्लियर? समझ में आया क्या? तो ये डिफरेंस है। मास अगर बढ़ता है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास अगर कम होता है तो इनर्शिया। कोई मोटा इंसान है, बहुत बड़ा सजाड़ा सा, अगर एक बार वो दौड़ना तो शुरू करेगा नहीं, क्योंकि मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा। एक बार दौड़ना अच्छी खासी स्पीड पकड़ लिया ना बंदे ने, तो फिर रुकना मुश्किल है उसका। ठीक है, समझ में आया होगा तुम लोगों को, क्लियर हुआ होगा? ओके बच्चों, इसी के साथ में यहां पर मैं अपना लेक्चर एंड करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में फ्रिक्शन वाला पार्ट में आपको इंक्लूड करवाऊंगा, जो आईसीएससी पोर्शन का है, सीबीएसई का भी है, लेकिन आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर या पूरा लेक्चर, पहले के दोनों लेक्चर अपने कंप्लीटली देखना है, तब जाकर के लिंक बनी रहेगी और आपको नेक्स्ट 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 लेक्चर समझते आते रहेंगे। ओके, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।